गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हम आरएस प्री की टेस्ट सीरीज है हमने स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें से हमने 20वां टेस्ट आज का हमारा होने वाला है। 19 टेस्ट हमने कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक ये क्लासें नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये क्लासें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैं जो आपको हर क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन और सैटरडे और संडे को मैं आपको 40 क्वेश्चन करवाती हूँ। तो ये वही क्वेश्चन है जो पिछले आरपीएससी का जो ट्रेंड रहा है, किस प्रकार क्वेश्चन पुटअप करती है, कौन सी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देती है, कि किस हिसाब से वो क्वेश्चन बनाती है, आपको सुमेलित करने वाले कितने होते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन वाले कितने होते हैं, और आरपीएससी है वो किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन उठाती है, ये इसी के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग मैं आपके टेस्ट है वो बनाती हूँ। तो आपके लिए ये क्लास से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि ये टेस्ट है आप लगाएंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि इससे आपकी तैयारी है वो कहाँ तक आगे बढ़ेगी। तो आज के अगर हमारे टेस्ट नंबर 20 की बात करें तो उसमें अगर टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक है इंडियन एंड राजस्थान की जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कूट फर्स्ट और कूट सेकंड को मिलान करना है। इसमें हमें जो नीचे जो कूट दिया हुआ होता है उसमें से इनको मिलान करके उस कूट में से राइट आंसर क्लिक करना है। पहले कूट में सभ्यता स्थल दे रखे हैं और इस साइड है वो जिला दे रखे हैं। मलाह, कुराड़ा, किराड़ोत, ये है किराड़ोत, ओजियाना। तो इसमें हमें बताने कहाँ पे है। सबसे पहले अगर मल्लाह की बात करें तो ये कहाँ पे है, मल्लाह है भरतपुर में। जो आपकी भरतपुर में जो घना पक्षी अभ्यारण्य है, घना पक्षी अभ्यारण्य उसमें स्थित है कौन सी, मल्लाह सभ्यता स्थल। कुराड़ा की बात करें तो कुराड़ा कहाँ पे है, नागौर में है, जो कि एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता। अगले की बात करें किराड़ोत की, तो किराड़ोत कहाँ पे है, ये जयपुर में स्थित है। इस सभ्यता से एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे 56 चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, 56 चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। और अगर हम किराड़ोत की बात करें तो ये भी कौन सी है, ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। अगला है ओजियाना। ओजियाना कहाँ पे है, ये है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के अगर बदनौर के पास की बात करें, भीलवाड़ा में कहाँ पे, बदनौर के पास में जो आपकी खारी नदी है, खारी नदी के तट पर, खारी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता है, ओजियाना सभ्यता। तो आपका ए में क्या आ जाएगा, ए में आपका थर्ड आ जाएगा, बी में फर्स्ट आ जाएगा, सी में आपका फोर्थ आ जाएगा और डी में आपका सेकंड आ जाएगा। तो नीचे ये कूट दिया हुआ होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, चौहान राजवंश की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई के अनुसार चौहान अग्निकंड से उत्पन्न हुए थे, ये आपका बिल्कुल सही दे रखा है। मुणोत नैणसी व सूर्यमल मिश्रण ने चंद्रबरदाई के मत का खंडन किया, ये इन्होंने गल दिया है। क्यों? क्योंकि जो मुहणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण है उन्होंने भी इनकी उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई है, यानी इसका खंडन नहीं किया, इसी मत को इन्होंने माना है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो गल दे रखा है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार दशरथ शर्मा ने इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो बताया है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। दशरथ शर्मा ने किस अभिलेख के आधार पर बताया है, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर बताया है कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, तो ये बिल्कुल सही है। कर्नल टोड और विलियम क्रूक इन दोनों ने चौहानों को विदेशी जाति का बताया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके ए, सी और डी ये तीनों सही हैं और एक गलत कौन सा है, केवल बी है वो गलत है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है, गलत है ये हो नहीं सकते। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें बता रखा है कि केवल बी है वो गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, मध्यकालीन राजस्थान में परगने के प्रशासन के संदर्भ में गलत विकल्प को छांटिए। राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए परगनों में बांटा जाता था। राज्य से छोटी इकाई परगना होती थी, जिसमें ग्राम, मंडल, दुर्ग आते थे। मारवाड़ में परगना अधिकारियों को हाकिम और फौजदार कहा जाता था और मंडल का प्रमुख अधिकारी है वो तलारक्स कहलाता था। तो अगर इसमें मैं आपको बताऊं तो जो आपके राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए परगनों में बांटा जाता था, ये तो बिल्कुल आपकी सही बात है।
मारवाड़ में अगर हम बात करें अधिकारियों की, तो मारवाड़ में परगना अधिकारियों को हाकिम और फौजदार कहा जाता था। और हाकिम की नियुक्ति, अगर बात करें नियुक्ति की और उसको पद से हटाना, ये दोनों काम है वो सीधे कौन करता था? इनकी नियुक्ति, ये आप याद रखना, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि इनकी नियुक्ति और इनको पद से हटाना ये सीधे किसके हाथ में होता था? महाराज के हाथ में होता था। महाराज के हाथ में होता था, ये इसे नियुक्त करता था और ये इसे हटा सकते थे। अगर राज्य की छोटी इकाई की बात करें कि छोटी इकाई है वो परगना होती थी, जिसमें गांव मतलब ग्राम, मंडल और दुर्ग आते थे। अगर हम ग्राम के अधिकारी की बात करें, जो ग्राम होता था ये ग्राम, और इसका अगर प्रमुख अधिकारी की बात करें तो ग्राम का प्रमुख अधिकारी है वो ग्रामिक होता था। क्या होता था? ग्रामिक होता था। मंडल की बात करें तो जो ये मंडल है इसका अधिकारी होता था मंडलपति, मंडलपति। और जो दुर्ग है इसका अधिकारी है, इसका अधिकारी या तो आप दुर्गापति कह सकते हैं, दुर्गाधिपति, दुर्गाधिपति, या फिर आप ये कह सकते हैं तलारक्ष, तलारक्ष। तो आपका फिर राइट कौन सा हो जाएगा? आपका इसने बोला है कि गलत कौन सा है, तो मंडल का प्रमुख अधिकारी तलारक्ष होता था, ये गलत है। मंडल का तो मंडलपति होता था, मैंने आपको बता दिया। तलारक्ष क्या होता था? जो दुर्ग का अधिकारी होता था उसे बोलते थे तलारक्ष। तो आपका गलत विकल्प है, ऑप्शन है फोर्थ दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े। गुरु गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय है वो किस स्थान पर बिताया था? बासिया डूंगरपुर, ईडर गुजरात, कंबोई गुजरात, सूथ बांसवाड़ा। तो अगर हम बात करें गुरु गोविंद गिरी की, तो इनका जन्म हुआ था बांसिया गांव में। बांसिया गांव जो कि कहाँ पे है? डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा नहीं यहाँ पे, तो इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कई बार है गुरु गोविंद गिरी है, इनका उपनाम पूछ लेते हैं कि इनका उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है वो है भीलों का मसीहा, भीलों का मसीहा। और इन्होंने इनका कई बार ये भी पूछ लेते कि इन्होंने कौन सा आंदोलन है वो स्टार्ट किया था, तो इनका अगर जिस आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था उस आंदोलन का क्या नाम था? उसका नाम था भगत आंदोलन। क्या था? भक्त आंदोलन, भक्त आंदोलन। और ये भीलों में है वो जन जागृति का कार्य है वो करते थे, यानी जन जागृति पैदा करते थे, इसलिए इनको भीलों का मसीहा भी कहा गया था। उपनाम भीलों का मसीहा इसीलिए दिया गया था। अगर इनके अंतिम समय की बात करें तो ये अंतिम समय में जो आपका कमोई है, जिसको कंबोई भी बोलते हैं, कमोई बोल दें या फिर कंबोई बोल दें, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे इन्होंने अपना जो अंतिम समय था वो बिताया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। तो इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो ये मैंने आपको एक दो की पॉइंट बताए हैं, जैसे जन्म बांसिया डूंगरपुर में, उपनाम है भीलों का मसीहा। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने भीलों में जन जागृति का कार्य किया था। इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। अंतिम समय कहाँ पे? कमोई आ जाए या फिर कंबोई आ जाए, गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े। किस समाचार पत्र में नीमूचना हत्याकांड की तुलना है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी? प्रताप, रियासत, तरुण राजस्थान और नव भारत। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको 4 क्वेश्चन और बताऊंगी, तो आपको इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट टिक करना है और नोट डाउन करनी है जो मैं ये 4 क्वेश्चन बताऊं। सबसे पहला कि जो आपका नीमूचना हत्याकांड है वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ये 14 मई 1925 को नीमूचना गांव में हुआ था। नीमूचना गांव में हुआ था, गांव में। और इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो किसानों की सभा थी वहाँ पे कमांडर छज्जू सिंह ने, तो ये भी आपको याद रखना है, किसने? छज्जू सिंह ने है वो गोलियां चलवाई थी, छज्जू सिंह ने। तो पहला तो हो गया, कब हुआ था? 14 मई 1925 को नीमूचना में हुआ था। दूसरा कि जो छज्जू सिंह है उसको राजस्थान का जनरल डायर भी कहते हैं। इसके क्या बोलते हैं? जनरल डायर। राजस्थान का जनरल डायर कौन है? छज्जू सिंह है। इसके बारे में, इस घटना को नीमूचना कांड, इसको क्या बोला था? नीमूचना कांड किसने बोला था? नीमूचना कांड है ये किसने बोला था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी ने इसे क्या बोला था? नीमूचना कांड बोला था। और इसके लिए क्या पूछा जाता है कि गांधी जी ने यंग इंडिया में, कौन से में? यंग इंडिया में,
गांधी जी ने इसे क्या बताया था, इसे बताया था दोहरी डायरसाई, दोहरी डायरसाई। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। और अगला ये क्वेश्चन खुद ही पूछ लिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है, तो ये किसमें की थी, ये रियासत आपका समाचार पत्र था उसमें की थी। तो इससे कितने क्वेश्चन बन गए, सबसे पहला तो यही बन गया कि निमोचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है, किस समाचार में, रियासत समाचार में। किसने इसे दोहरी डायरसाई कहा है, गांधी जी ने कहा है, और यंग इंडिया पत्र में इसे दोहरी डायरसाई कहा है। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। और जो इसे है रामनारायण चौधरी ने इस घटना को निमोचना कांड कहा था। कब हुई थी, 14 मई 1925 को हुई थी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आसपास से बन सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1930 को किस रियासत में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, मारवाड़, कोटा, मेवाड़ और बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 है बीकानेर। बीकानेर में 26 जनवरी 1930 को रियासत में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। अगर मैं बात करूं बीकानेर क्षेत्र की, बीकानेर क्षेत्र में प्रारंभिक नेता थे कन्हैया लाल ढूंढ। क्या थे, कन्हैया लाल ढूंढ। और इनके साथ एक कौन थे, स्वामी गोपाल दास। इन दोनों ने एक सभा की जो स्थापना की थी वो कौन सी, 1907 में। 1907 में कहाँ पे, चूरू में। और कौन सी, सर्व हितकारिणी सभा, सर्व हितकारिणी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि जो बीकानेर क्षेत्र के प्रारंभिक नेता थे कन्हैया लाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास, इन्होंने 1907 में चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को चूरू का जो सर्वोच्च शिखर है धर्मस्तूप, कौन सा है, सर्वोच्च शिखर धर्मस्तूप, यहाँ पर तिरंगा फहराया था। किसने फहराया था, एक तो स्वामी गोपाल दास थे और इनके साथ ही चंदनमल ब्राह्मण थे। कौन थे, चंदनमल ब्राह्मण। और इनके सहयोगियों ने है वो चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्मस्तूप पर तिरंगा फहराया था। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि बीकानेर क्षेत्र के प्रारंभिक नेता कन्हैया लाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने कौन सी सभा की स्थापना की थी, सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। कब की थी, 1907 में की थी। कहाँ की थी, चूरू में की थी। और ये तिरंगा है ये किसने फहराया था, ये धर्मस्तूप पर चंदनमल ब्राह्मण व स्वामी गोपाल दास ने फहराया था। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में असुमेलित युग्म को छांटिए। उसमें ठिकाना था और उसमें शासक थे। तो इसमें से हमें क्या बताना है कि जो असुमेलित दिया हुआ है वो बताना है। लावा ठिकाना के शासक प्रदीप सिंह थे, बिल्कुल सही है। नीमराणा के राजेंद्र सिंह थे, ये भी बिल्कुल सही है। जो आपके शाहपुरा है उसके चंद्रवीर सिंह थे, ये गलत है। तो इसमें क्या आएगा, शाहपुरा के नहीं चंद्रवीर सिंह है, ये बांसवाड़ा ठिकाना के थे, बांसवाड़ा के थे। तो बांसवाड़ा के कौन थे, चंद्रवीर सिंह थे। कुशलगढ़ की बात करें तो कुशलगढ़ के कौन थे, हरेंद्र सिंह थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो शाहपुरा के चंद्रवीर सिंह नहीं थे, तो शाहपुरा के कौन थे, शाहपुरा के थे सुदर्शन देव। तो ये किसके थे, शाहपुरा ठिकाना के शासक थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लावा के शासक प्रदीप सिंह, नीमराणा के राजेंद्र सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह और शाहपुरा के सुदर्शन देव। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ये जो टेस्ट सीरीज है आपके नए और पुराने दोनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नए स्टूडेंट के लिए किस प्रकार है कि अभी उन्होंने सिलेबस देखा है, उन्हें नहीं पता कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन है फॉर्मेशन होता है। तो वो अगर इस क्लास को लेते हैं तो उनको पता चलेगा कि हाँ, राजस्थान हिस्ट्री से ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस हिसाब से बनते हैं। तो साथ में तो ये जो टेस्ट सीरीज लगाएंगे वो नोट डाउन करेंगे तो उनको याद जल्दी होगा कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होंगे वो तो उनको सबसे पहले याद हो जाएंगे, जो कि हमें बाद में याद होते हैं। फिर वो टॉपिक पढ़ते हैं, उनका रिवीजन करते हैं तो उनको ये होगा कि हाँ ये तो मेरे को आता ही है, ये आता है, तो उनको बहुत जल्दी याद होगा। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पुराने स्टूडेंट के लिए क्या है कि पुराने स्टूडेंट का सब सिलेबस है वो पढ़ा हुआ है, सारा सिलेबस उन्हें पढ़ा हुआ है। उन्हें जब रिवाइज करेंगे, वो पढ़ेंगे, सबसे पहले तो एक जो क्लास लगाएंगे तो उनको पता होगा कि हाँ ये हमें आता है, तो उनका आत्मविश्वास है और बढ़ेगा। दूसरा, कुछ क्वेश्चन उनको नहीं आते, कुछ क्वेश्चन जो कुछ टॉपिक है वो हमारे जो याद करने में कमज़ोर होते हैं, तो उनसे पता चलेगा कि इनसे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद करने वाली, तो हम इन टॉपिक पर अपना ध्यान ज़्यादा दें। नोट डाउन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें इनका बार बार रिवीजन करना है, यहीं से हमारे क्वेश्चन है वो पुटअप होंगे। तो ये आपकी टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नया स्टूडेंट हो चाहे वो पुराना स्टूडेंट हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान बनने पर उस पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने का गौरव राजस्थान के किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था? बलवंत सिंह मेहता, मास्टर भोलानाथ, शंकरराव देव, रघुवर दयाल गोयल को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बलवंत सिंह मेहता। जो बलवंत सिंह मेहता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, इनको आपने पंचायती राज के जनक के रूप में पढ़ा है, पंचायती राज आंदोलन के जनक, तो इसके अंदर आपको पढ़ा है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बलवंत सिंह मेहता है ये मेवाड़ प्रजामंडल के नेता थे, मेवाड़ प्रजामंडल। तो इन्हें ये भी आप याद रखना है कि पंचायती राज आंदोलन के जनक थे, मेवाड़ प्रजामंडल के नेता थे, साथ में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सक्रिय भाग लिया था। और जो संविधान निर्मात्री सभा है, संविधान निर्मात्री सभा उसके भी ये सदस्य थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं? मेवाड़ी, वागड़ी, काठेड़ी और खिराड़ी। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? मैं सबसे पहले सारी की सारी जो मारवाड़ बोलियां हैं वो आपको बता देती हूँ। मारवाड़ बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है? एक तो आपकी मेवाड़ी, इसके साथ वागड़ी, इसके साथ शेखावाटी, गोडवाड़ी, थली, नागौरी, देवड़ावाटी और खिराड़ी। और क्या है? खिराड़ी। ये किसकी है? ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। अगर हम बात करें काठेड़ी की, ये इसमें ऑप्शन सी दे रखा है काठेड़ी, तो काठेड़ी ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। काठेड़ी है वो ढूंढाड़ी की उपबोली है, जो कि जयपुर और दौसा के निकट बोली जाती है। जयपुर और दौसा के जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पे बोली जाती है। तो ढूंढाड़ी की उपबोली है काठेड़ी। मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, गोडवावाटी, थली, नागौरी, देवड़ावाटी और खिराड़ी, ये कहाँ की है? ये मारवाड़ी की उपबोली है। तो आपका राइट आंसर ए, बी और डी, यानी राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड आ जाएगा। आगे बढ़े, आपका अगला क्वेश्चन, जो आपकी राजस्थान की जो भाषा एवं बोलियां हैं, भाषा एवं बोलियां, इनसे क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा जाता है। और आप देखिए राजस्थानी साहित्य इसकी तो बात करें कि क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार इनसे 2 से 3 क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये टॉपिक आपके अच्छे से कवर होने चाहिए। तारकसी के आभूषण बनाने का मुख्य केंद्र है केथून कोटा, खंडेला सीकर, नाथद्वारा राजसमंद और भीनमाल जालोर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। जो चांदी के पतले तारों से जो आभूषण बनाया जाता है, किसे? चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? तारकसी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तारकसी बोलते हैं। और इसके कला के मुख्य केंद्र की बात करें तो वो कहाँ पे है? नाथद्वारा राजसमंद में। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन फोर्थ है, लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के वायसराय थे। लेकिन इससे क्वेश्चन काफ़ी ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने का जो अनुमति है वो किसने दी थी? कब दी थी और कब है ये अनुमति प्रदान करने के बाद कब दिल्ली है वो राजधानी बना था, कब बन गया था?
बन गया था। तो ये 3-4 चीजें इससे काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें हमें कि ये किस मौके पर बना था, तो दिसंबर 1911 की बात है, दिसंबर 1911। इसमें जो ब्रिटिश के सम्राट जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, और उनकी जो महारानी कौन थी, मेरी, ये दोनों भारत आए थे। तो उनके स्वागत के लिए दिल्ली के अंदर दरबार लगा था। दिल्ली के अंदर क्या लगा था, दरबार। दरबार। तो आपको याद रखना है कि जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मेरी के आने पर इनके स्वागत के लिए दिल्ली में दरबार लगा था। और इसी दरबार में है 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को जो सम्राट थे उन्होंने एक काम तो ये किया था, पहला काम तो किया था कि जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया था। बंगाल विभाजन उसको रद्द घोषित कर दिया। और साथ में जो कलकत्ता था, कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की जो अनुमति है उन्होंने प्रदान करती थी। दूसरी, उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाने की अनुमति है वो प्रदान कर दी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किस दरबार में किया था या फिर किस समय किया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द है वो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किया था। साथ ही वहीं पे उन्होंने कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की अनुमति है वो दी थी। और ये बन कब गई थी, दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया था 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को। तो ये भी आपको याद रखना है। उसमें वायसराय कौन थे, जो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, उसमें भारत के वायसराय थे। और इनका कार्यकाल कब से था, इनका 1910 से 1916 है इनका कार्यकाल था। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं जो कि मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं। अगर आपने अभी नोट डाउन नहीं किया और अपनी नोट डाउन बनाने की आदत अगर अभी नहीं डाली तो आपके लिए ये डिसीजन सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अभी नोट डाउन की आदत बनाते हैं तो इससे आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होगी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। लिच्छवी दोहितर, विक्रमादित्य, अश्वमेध पराक्रम, सर्वराजोत्सव। इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। अगर समुद्रगुप्त की अगर उपाधियों की बात करें तो विक्रमादित्य को छोड़कर ये सारी की सारी उपाधियां उसके बारे में मिलती है। विक्रमादित्य उपाधि की बात करें तो ये किसकी है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ये देखें कि ये और उपाधियां हैं ये कहाँ पर मिलती है। तो जो समुद्रगुप्त की जो लिच्छवी दोहितर है, तो लिच्छवी दोहितर इसे क्यों माना जाता है, तो जो लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी, उनसे उत्पन्न हुए थे, इसलिए इन्हें लिच्छवी दोहितर है वो माना जाता है। अश्वमेध पराक्रम की बात करें तो जो समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं प्राप्त होती है, अश्वमेध प्रकार की जो मुद्राएं प्राप्त होती है उस पे अश्वमेध पराक्रम उपाधि है वो अंकित मिलती है। तो ये किस पे, ये मुद्राओं पे मिलती है, मुद्राओं पे। तो ये भी इसका बिल्कुल सही है। और अगर सर्वराजोत्सवता की अगर बात करें तो संपूर्ण गुप्त वंश में एक ये ऐसे राजा थे जिनके लिए ये उपाधि है वो मिलती है, केवल समुद्रगुप्त के लिए ये उपाधि मिलती है। इसके अलावा इनकी और भी उपाधियां हैं, जैसे इनके सिक्कों पर धनुर्धारी की भी मिलती है। धनुर्धारी प्रकार में इनकी उपाधि एक है अप्रतिरथ ये भी मिलती है। व्याघ्र हनन ये भी इनकी मिलती है। तो इनके लिए और राजा समुद्रगुप्त तो ये मिलता ही है, राजा समुद्रगुप्त। तो ये सारी इनकी उपाधियां मिलती हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। कुमार देवी के द्वारा जन्म देने से उत्पन्न करने पर इनको लिच्छवी दोहितर बोला जाता है। विक्रमादित्य ये समुद्रगुप्त द्वितीय की है। और जो सर्वराजोत्सव है तो गुप्त वंश में ओनली इन्हीं को है ये उपाधि मिली थी और किसी को नहीं मिलती। इसके अलावा अगर हम इनके सिक्कों पर अगर धनुर्धारी प्रकार में बात करें तो धनुर्धारी प्रकार में अप्रतिरथ इनकी क्या मिलती है, उपाधि मिलती है। और अगर व्याघ्र हनन प्रकार में देखें तो इनकी राजा समुद्रगुप्त है वो इनकी क्या मिलती है, आपकी उपाधि मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन दक्षिणी भारतीय राजतंत्र में उड़न कुट्टप
कुट्टम शब्द का तात्पर्य था चोल राज्य में लघु ग्रामों का एक समूह है, चोलों के अंतर्गत अधिकारियों का समूह है, विजयनगर की कर व्यवस्था और चोलों द्वारा संपोषित नौ सेना। अगर हम बात करें उडन कुटुम तो इसका अर्थ होता था कि अधिकारियों का एक समूह है, यानी जो कुछ उच्च अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी तो उनको ही बोला जाता था उडन कुटम। उडन कुटम इनका अर्थ क्या होता था? उडन कुटम यानी सदा हमेशा राजा के पास रहने वाले अधिकारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का लोकप्रिय देवता नहीं था? इंद्र और मुरुगन, शिव और विष्णु, कृष्ण और बलराम और गणेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। संगम युग है, इसकी बात करें तो इसमें एक देववृंद है, देववृंद। इसमें जो आपके इंद्र, मुर्गुन यानी कार्तिकेय, मुर्गुन और शिव, विष्णु, कृष्ण और बलराम, इनको क्या बोला जाता है? इनको देववृंद कहा गया है। तो आपको ये याद रखना है कि इंद्र, मुर्गुन, शिव, विष्णु, कृष्ण और बलराम, इनको क्या बोला गया? देववृंद बोला गया संगम युग में। ठीक है, और जो संगम युग है उसमें अगर तमिलों की सर्वाधिक बात करें कि तमिल थे, उन तमिलों ने सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? मुर्गुन थे, यानी कार्तिकेय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और जो आगे की अगर बात करें तो मुर्गुन के लिए बाद में अगर अभी कालांतर की बात करें तो सबसे पहले जो उपासना है तो तमिलों ने स्टार्ट की थी, और अब मुर्गुन का स्थान किसने ले लिया है? सुब्रमण्यम, इन्होंने इनका स्थान ले लिया है। और अगर हम बात करें कि आपके जो संगम युग है उसमें संस्कृत से तमिल में समान देवता कौन से? जैसे मुर्गुन और सुब्रमण्यम हो गए, आपके तिरुमुल और कृष्ण हो गए, तिरुमल और विष्णु हो गए, शिव और रुद्र हो गए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4th। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे तीर्थकर दिए गए और यहाँ पे उनके प्रतीक पशु दिए गए हैं। हमें बताना है कि जो जैन धर्म के तीर्थकर थे उनके पशु। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तीर्थकर, पशु और इनके वृक्ष भी पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्श्वनाथ की, इसमें सुमेलित करना है हमें पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का क्या था? वृषभ था। पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प था, यानी 3rd। और अगर इनके आप बात करें वृक्ष की तो इनका वृक्ष कौन था? इनका वृक्ष था साल वृक्ष। आदिनाथ जी की बात करें तो आदिनाथ जी का क्या था? वृषभ था। और इनके अगर वृक्ष की बात करें तो वृक्ष क्या था? नीरोग्रोथ। महावीर जी की बात करें तो महावीर जी का जो पशु था वो तो था सिंह, और इनके अगर वृक्ष की बात करें तो वृक्ष कौन था? साल वृक्ष। अगर हम बात करें शांतिनाथ जी की तो शांतिनाथ जी का जो पशु तो था मृग था, और उनका जो वृक्ष था वो कौन सा था? नंदी वृक्ष। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, पार्श्वनाथ जी सर्प साल वृक्ष, आदिनाथ जी वृषभ नीरग्रोथ, महावीर जी सिंह साल वृक्ष, शांतिनाथ मृग और नंदी वृक्ष। तो ये जो नीचे कूट दिया हुआ होगा वो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखरेख करता था? पेशवा, अमात्य, सचिव और सुमंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अमात्य। अगर हम मराठा राज्य की बात करें तो यहाँ के मराठा राज्य के जो संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी इन्होंने शासन कार्य को अच्छे से चलाने के लिए शासन कार्य की सहायता के लिए अष्टप्रधान नामक एक परिषद का गठन किया था। अष्टप्रधान परिषद इसमें क्या था? ये परिषद कैसी थी? जो आज का हमारा जो मंत्रिमंडल है, उसी प्रकार की ये क्या थी? ये परिषद थी। तो उसमें जो ये अष्टप्रधान परिषद थी, इसका जो प्रमुख था वो तो था कौन था? प्रमुख इसका वो तो था पेशवा।
पेशवा को आपके अष्टप्रधान परिषद का प्रमुख बना रखा था। अगर हम बात करें राजस्व विभाग के, तो राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? अमात्य था। और सुमंत की बात करें तो ये विदेशिक जो भी मामले थे, विदेशिक मामले, उनका प्रमुख कौन था? मामलों का प्रमुख था सुमंत। तो मैंने आपके ये सारे बता दिए कि मराठा राज्य में संस्थापक शिवाजी थे, उन्होंने जो शासन कार्य थे उसमें सहायता के लिए है वो अष्टप्रधान परिषद का गठन किया था। और इस अष्टप्रधान परिषद है, इसका प्रमुख कौन था? पेशवा था। सुमंत कौन थे? वैश्विक मामलों के प्रमुख थे। और जो राजस्व विभाग की देखरेख के प्रमुख कौन थे, यानी राजस्व विभाग के प्रमुख थे अमात्य। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित हैं? अग्नि, इंद्र, मित्र और नासत्य। इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। नासत्य, वरुण, यम एवं अग्नि। मित्र, नासत्य, वरुण एवं यम। तो इसका राइट आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, जो एशिया माइनर का अभिलेख, एशिया माइनर का जो बोगज कोई नामक अभिलेख है, कब का है? 1400 ईसा पूर्वी का। 1400 ईसा पूर्वी का जो अभिलेख है, इस अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल शासन की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के जो पूर्वज थे, पूर्वजों की उपाधि है वो क्या थी? शाह, मिर्जा, सुल्तान और मालिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। जो भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई थी उससे पूर्व अगर हम बात करें तो उन शासकों के जो पूर्वजों की उपाधि थी वो क्या थी? मिर्जा थी। 1526 में बात करें, 1526 इसमें कौन था? बाबर था, बाबर। और इन्होंने जिस राजवंश की स्थापना की थी, वो था तो तुर्की नस्ल का, और तुर्की नस्ल का कौन सा राजवंश था? वो था चगताई राजवंश। काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चगताई राजवंश था। लेकिन इसको बोला क्या जाता था? इस चगताई वंश को बोला आमतौर पर मुगल ही जाता था, मुगल पुकारा जाता था। लेकिन ये वंश कौन था? तुर्की नस्ल का था, चगताई वंश था। और इसे क्यों बोला जाता था मुगल? क्योंकि जो बाबर थे ये 2 वंश थे। इनका जो पितृवंश था, पितृवंश की तरफ से देखे तब तो उनके जो पितृवंश की ओर तैमूर वंश के थे, ये तैमूर वंश का 5वां वंशज था ये बाबर। ठीक है, अगर इनके मातृवंश माता की ओर से देखे तो मातृवंश है वो कौन सा था? वो था चंगेज खां का, चंगेज खां था। उनका कौन सा था? ये 14वां वंशज था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार कि जो बाबर है वो जो पितृवंश है, तैमूर वंश है, उसका सीधा ये पूछा जाता है कि बाबर तैमूर वंश का कौन सा वंशज था? तो 5वां था। और अगर सीधा पूछ ले चंगेज खां वंश का कौन सा वंशज था, तो ये 14वां था। दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। और फिर जो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बाबर है उसके पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता है उसका नाम था उमर शेख। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने 1507 ईस्वी तो बाबर था, इन्होंने मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया था। तो त्याग कर इन्होंने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? 1507 में इन्होंने बादशाह या फिर बादशाह। तो ये काफी इंपॉर्टेंट तीनों चारों चीजें कि पहली बात तो क्या कि 1526 में बाबर ने कौन से वंश की यहाँ पे स्थापना की थी? चगताई वंश की थी, जो कि तुर्की नस्ल का था, आमतौर पर जिसे मुगल कहा जाता था। 1507 में इन्होंने मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह उपाधि को धारण किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ें। एक कथन और एक कारण दिया गया है, उन्हें पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। बिल्कुल सही बात है। उन्नत व्यापार इस काल की विशिष्टता थी। यह भी बिल्कुल बात है। किसानों ने बहुत बड़ी संख्या में जो सोने के सिक्के जारी किए थे, तो किसानों ने मध्य एशिया तथा जो पाश्चात्य विश्व था उसके साथ इनके घनिष्ठ
व्यापारिक संबंध थे। इसी वजह से उन्नत व्यापार इस काल की विशिष्टता था। क्यों था? क्योंकि इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन की गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय होता है भूमि का माप, अनाज का माप, जल निकाल व्यवस्था और सिंचाई का साधन। अगर हम सीधे से देखेंगे तो हम इसका तुक्का मार के तो क्या आएंगे कि जल निकास व्यवस्था होती है, क्योंकि जल निकालने के लिए नल का यूज किया जाता है। लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है फर्स्ट, भूमि का माप। तो जो गुप्त काल था, गुप्त काल में भूमि पर अलग अलग प्रकार के राजस्व लगाए जाते थे। भूमि पर अलग अलग प्रकार के राजस्व लगाए जाते थे, इसलिए इसमें नल एक होता कुल्यावाप और इसके साथ साथ ही पाटक और द्रोण, ये चार हैं। वो क्या थी? ये गुप्तोत्तर काल में भूमि की माप थी। गुप्त और गुप्तोत्तर काल, इसमें नल, कुल्यवाप, पाटक और द्रोण, ये क्या थी? ये भूमि की माप की इकाइयां थी। क्या थी? भूमि के माप की इकाइयां थी। अगर आपसे नल के अलावा पूछ ले कुल्यवाप, पाटक और द्रोण, तो आपको बताना है कि ये क्या थी? भूमि की नाप थी। और इनकी जो ये नल था, इसकी लंबाई है वो इनकी स्थानीय परंपराओं के अनुसार अलग अलग थी। स्थानीय परंपराओं के अनुसार है इनकी जो माप है वो अलग अलग थी, यानी लंबाई है वो अलग अलग थी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन है फर्स्ट। ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए विद एक्सप्लेन। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकती हैं। इसकी जो आपकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर मिलेगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई है वो जल्द से जल्द करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।